सोराइसिस एक ऐसी समस्या जिसमें स्किन पर रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं। उन पैचेस पर वाइट कलर की पपड़ी सी बनने लगती है। उस पैच में जलन होती है, खुजली होती है, दर्द होता है। ये एक ऐसी समस्या है जो इंसान के लिए कई तरह की परेशानियों का सबब बनती है, दर्द का सबब बनती है। आज उन्हीं परेशानियों, उसी दर्द में हम बनेंगे आपके हमदर्द। आपको बताएंगे सोराइसिस की समस्या के समाधान। गाइडेंस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर मुकेश शर्मा। डॉक्टर मुकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वेल, इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, आइए डालते हैं एक नजर सोराइसिस से जुड़े हुए कुछ बहुत ही अहम फैक्ट्स पर। सोराइसिस की समस्या के लक्षण: स्किन पर लाल रंग के पैचेस हो जाना, पैचेस में खुजली, जलन और दर्द होना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोराइसिस की समस्या आमतौर पर कोहनी, घुटने, लोअर बैक, स्काल्प और पैरों के तलवों को अफेक्ट करती है। कैसे बचें सोराइसिस से? स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से दूर रखें, अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें, फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। गर्मियों में प्योर कॉटन के कपड़े पहनें। धूप में निकलते वक्त अपनी बॉडी को प्रॉपरली ढक लें। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 2% आबादी सोराइसिस की समस्या का शिकार है, जिनमें से लगभग 75% लोगों को ये समस्या 40 साल की उम्र के बाद हुई है। और भारत में सोराइसिस से सफर करने वालों की तादाद तकरीबन 5% है। डॉक्टर मुकेश, सबसे पहले सोराइसिस की जब हम बात करते हैं तो वजहें आयुर्वेद क्या मानता है इस समस्या के पीछे? सबसे पहले देखिए, आयुर्वेद में इसको किटिब नाम से जाना जाता है। किटिब? जी, किटिब के नाम से जाना जाता है। और जैसे मैं बताता हूँ कि हमारे शरीर के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। 7 धातुएं होती हैं, मल होते हैं, इस तरीके से जो चीजें होती हैं। तो 3 दोष होते हैं, उसमें वात और पित्त को छोड़ के वात और कफ जब एग्रीवेटेड हो जाते हैं तब ये डिजीज़ होती है। और जब कफ का बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होता है तब ये वीपिंग कंडीशन में आता है, यानी इसमें से किसी तरह का स्राव निकलना शुरू हो जाता है, ब्लड भी निकल सकता है, डिकलराइज हो जाती है स्किन, हमारा उसका वर्ण चेंज हो जाता है। और वात की अधिकता की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होनी शुरू होती है। और इचिंग में जब इसको खुजलाना शुरू करते हैं तो हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि हमें कहाँ तक खुजलाना है, और वो इन्फेक्शन और ज़्यादा डीप होता चला जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर सोराइसिस को लोग एक्जिमा से कंफ्यूज करते हैं, और मुझे भी मेरे ख्याल से मुझे भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे जरूर पूछूंगा। देखिए, हमारे स्किन की 3 लेयर होती हैं, एक ऊपर की, एक मिडल और एक इनर। तो अपर लेयर जब इन्फेक्टेड होती है, यानी बैक्टीरिया या फंगस या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो एक्जिमा को हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन सोरियासिस जो है वो ब्लड से जुड़ी हुई चीज़ है, और जैसे मैंने बताया वात और कफ का एग्रीवेशन होने की वजह से होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डीप जाती है, काफ़ी लंबा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और जब एक बार डिपॉजिट हो जाए तब इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो कई सालों तक ये रह जाती है। और एक बार एपिडर्मिस अगर क्लियर हो भी जाए तो भी इनर लेयर कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड रहती है, और वो कभी भी जब भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो दोबारा से एग्रीवेट हो जाती है। जैसे आपने बताया कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, हाइजीनिकली थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो बहुत जल्दी ये दृष्टिगोचर होती है और डिपॉजिट होकर रखी रहती है। इसका मतलब ये है कि कई साल तक आप ये नहीं सोच सकते कि क्योर हो गई है, कभी भी दोबारा से हो सकती है, कभी भी दोबारा ये पलट सकती है। एक आम इंसान के नजरिए से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पैच होता है, एक एक्जिमा का पैच, एक सोराइसिस का पैच, देखने में क्या फर्क होता है? तो देखिए, देखने में ये रेडिश होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि अगर जैसे मैंने बताया कफज है तो उसमें से सिक्रीशन निकलना शुरू होगा, पैक्टिक है तो रेडिश बहुत ज्यादा हो जाएगा, वातिक है तो उसमें खुजली बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरह से अलग अलग दोषों के एग्रीवेशन से इसके कलर, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी डीपनेस में अलग अलग डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, वजह चाहे कोई भी हो, इंसान की तकलीफें बढ़ाने के लिए काफी है ये प्रॉब्लम। हमारे साथ सुशीला जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्ते। जी नमस्कार। जी नमस्ते। सर नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे घुटने में, टांगों में बहुत दर्द है, और कमर में भी दर्द है। घुटने में और कमर में आपको बहुत ज्यादा दर्द है, और आपकी एज जान सकते हैं हम?
52 ईयर्स। जब आप 52। काफी देर तक कहीं बैठ के उठते हैं तो घुटनों में कड़कड़ाहट की आवाज भी आती है? नहीं, आवाज नहीं आती, पर मतलब खड़े होने में टाइम लगता है, दर्द होता है। हाँ, सुबह जब सो के उठते हैं तब चलने में थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? हाँ जी सर, हाँ। हाँ, देखिए एग्जैक्टली वात रोग से पीड़ित हैं ये, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ वात एक कारण होता है किसी भी तरह के पेन का। जी। तो सबसे पहले इनके वात का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। इसके लिए इनको बलारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, और साथ में अश्वगंधारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, क्योंकि बला जो है वो वात का शमन करता है और अश्वगंधारिष्टम जो है वो नर्वाइन टॉनिक होने के नाते सारी नर्व्स को क्लियर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। इसके साथ धनवंतरम गुलिका एक टैबलेट सुबह एक शाम ले सकते हैं ये। साथ में धनवंतरम तैलम की ही मसाज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, कॉटन का एक पैड बना लें, उस पैड को ल्यूक वार्म करके ऑयल उसमें डिप करें और उसके बाद अपने जोड़ों पर अच्छे से रखें। 10 से 15 मिनट रखने के बाद हल्के हाथ से उनकी मसाज करें और छोड़ दें। यहाँ एक बात जरूरी है कि किसी भी तरह के पेन जो वात के कारण होते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर इनको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर करें कि इनका पेट साफ रहे। अगर साफ है तो एग्जैक्टली जो ट्रीटमेंट मैंने बताया इसको अडॉप्ट करें। बिल्कुल, हमारे साथ कांति भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी, सवाल पूछिए। हाँ भाई साहब। जी कांति भाई, आपका नाम जो है वो बहुत अच्छा है। हाँ बराबर भाई साहब। जी जी, सवाल पूछिए। मेरा प्रॉब्लम ये है, 10 साल से शरीर में खुजली आ रही थी। तो अभी सर्वे करवाया तो उसमें क्या है कि वो लिवोपन नाम की टेबलेट है, वो मैं ले रहा हूँ तो खुजली बंद हो जाती है। अच्छा कांति भाई, सिर्फ खुजली होती है या पैचेस पड़ जाते हैं? नहीं, फिर जो अंगुली के और वो क्रैचेस अंगुली के आजू बाजू में जो जहाँ जाड़ी वो चमड़ी है वहीं खुजली आती है और सफेद सफेद दाग हो जाता है। बिल्कुल, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों, दोनों में? हाँ, दोनों में। और जो लिवोपन टेबलेट लेता हूँ तो फिर बाद में पेशाब लगता है और एसिड निकल जाता है तो तुरंत बंद हो जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये ले रहे हैं, जब तक ये मेडिसिन लेते हैं इनको रिलीफ हो जाता है, जब ये बंद करते हैं दोबारा से ये पैथिक एग्रीवेशन की वजह से ये प्रॉब्लम है इनको। क्या ये सोराइसिस है? नहीं, एग्जैक्टली ये सोराइसिस नहीं है, लेकिन ये रक्त दुष्टि से ही ये चीज पैदा होती है। तो इनके लिए मैं मेडिसिन बताना चाहूंगा, मंजिष्ठाध्यारिष्टम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मंजिष्ठाध्यारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, साथ में सारीवाद्यारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, और गंधक रसायन वटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम लगातार लें। और साथ में निम्ब तैल एक आता है, निम्बादी तैलम के नाम से भी वो आता है। निम्बादी तैलम का ये लोकल एप्लीकेशन उस पर लगा सकते हैं, उसको लगाएं और हाइजीनिकली अपने आप को ठीक रखें। अपना साबुन, तौलिया और अपने कपड़े बिल्कुल अलग रखें, और जो कपड़े इनके रात को सोने वाले जो यूज करते हैं उनको भी रेगुलर ये अच्छे से वॉश करा के किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन में डिप करके उसको सुखाएं, ताकि वो दोबारा से सर्कुलेशन में ना आ पाए। तो इस ट्रीटमेंट को एक बार प्रॉपर हाइजीन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। हमारे साथ राम लखन जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कहें। लगता है कि हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं बन पा रहा है इनसे। हमारे साथ मधु जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मधु जी कहिए। हमारा संपर्क मधु जी से भी यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। हम तकलीफ की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा कि जो पैचेस होते हैं उनमें खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है। अक्सर देखा जाता है कि नींद से जुड़ी हुई भी दिक्कतें पेश आती हैं ऐसे लोगों को जिनको सोराइसिस की शिकायत होती है। जी, एक्चुअली पता है क्या है, इसमें सोराइसिस में ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा खुजली या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने की वजह से मैंने पेशेंट्स को देखा है वो कई बार ट्रैंक्विलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। जी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर नींद की दवा आप ले लेंगे और उसके बाद भी आपको ये कॉम्प्लिकेशंस बनी रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी, वो आपको जगाएंगी और टैबलेट आपको सुलाएगी। तो एक मेंटल इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मानसिक रूप से भी रोगी अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान महसूस करता है। तो इसमें किसी भी तरह के ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। हम यहाँ पर रुक लेते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर साहब ब्रेक से लौटे हैं, मनोज जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मनोज जी कहिए। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपका प्रोग्राम देखता हूँ नियमित रूप से देखता हूँ जी, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये जो मैं खासतौर से आपसे बोल रहा हूँ, जो आपसे बोलने का तरीका है वो आपका बहुत ही सुंदर है और आप जो मुस्कुराते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनोज जी। सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है सर कि मेरे शरीर पर लगभग रोजाना ही लाल चिट्टे दिखाई देते हैं। लाल चिट्टे?
लाल चिट्टे शरीर के पूरे अंग में दिखाई देते हैं और उनमें खुजली चलती है। बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। हाँ, देखिए लाल चित्ते स्किन पे हैं, पैथिक एग्रीवेशन है 100%, लेकिन इसको हम सीधे तौर पे सोरियासिस से नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट हम करना चाहें तो निश्चित तौर पे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मंजिष्ठादि कषायम एक मेडिसिन आती है, मंजिष्ठादि कषायम 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम खाना खाने से पहले, यानी सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लें, रात को खाना खाने से पहले लें। साथ में असोरिया ऑयल एक मेडिसिन आती है लगाने के लिए, असोरिया ऑयल लगातार ये लगाएं। अगर मंजिष्ठादि कषायम असोरिया ऑयल ये रेगुलर यूज़ करते हैं, साथ में सारीवाद्यारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम लेते हैं, तो बहुत जल्दी ही ये इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन साथ साथ फिर वही बात है कि हाइजीनिकली अपने आप को साउंड बिल्कुल, साफ सफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में। हरिओम जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कहिए। हेलो जी हरिओम जी, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल। प्रणाम सर। जी प्रणाम। हाँ, मेरा ये है कि देखिए मैंने एलोपैथिक इलाज बहुत कराया है। हाँ, किस चीज का? जी सुनिए, जी ये पहले एसिडिटी का मैं रोगी रहा 25-30 साल तक, पेट फूलता था खाना खा के। अब होम्योपैथिक का इलाज करा रहा हूँ। दिक्कत मुझे मेन इस समय ये है कि एक मैं आने वाली घटना से बहुत डर जाता हूँ, कोई भी भय बहुत लगता है। जैसे मुझे कमरे में कोई बंद कर दे तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कि जैसे मेरा दम निकल जाएगा, पसीने छूट जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाथ पैरों में चींटियां चलने लगती हैं। ये प्रॉब्लम कब से है आपको? ये प्रॉब्लम लगभग 15 साल से है और मेरा अब भी सिर भारी बहुत रहता है और टेंशन, एलोपैथी वाले डॉक्टर बता देते हैं शर्मा जी आपको तनाव रहता है। मैं महसूस करता हूँ कि मैं कतई टेंशन में नहीं, कोई मुझे चिंता नहीं, खाना पीना का सुख आराम है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं तनाव है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? आंख मीच के मैं पड़ा रहता हूँ, नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? जी मेरा वैसे तो अपने आप ठीक हो जाता है बिना दवाई के, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जी कि जैसे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बहुत हाई हो गया और तलुओं में से आग निकलती है पूरी तरह और पसीना बहुत आ जाता है। बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा किसी भी तरह का गरिष्ठ भोजन ना करें। अगर फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है यानी इनका वजन ज़्यादा है तो पहले तो वजन को घटाने की कोशिश करें। दूसरी बात नोट करें, अश्वगंधारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, सारस्वतारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम और ब्राह्मी वटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम। सिर्फ ये 3 चीज़ें 3 महीने लगातार ये ले लें। इसके साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में प्रातःकाल ये मेडिटेशन करें और शाम को क्लीनिंग ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन में ध्यान होता है और क्लीनिंग में हमारे दिन की जितने भी विषैले विचार होते हैं उन विचारों का निष्कासन किया जाता है। बिल्कुल। इन 3 मेडिसिन और एक मेडिटेशन अगर ये लगातार अडॉप्ट करेंगे 3 महीने के बाद मेरा दावा है इनका फ़ोन आएगा कि मैं बहुत बहुत बेहतर फील कर रहा हूं। हम यही आशा करते हैं कि 3 महीने बहुत जल्द यानी कि 2 महीने के ही अंदर इनका कॉल आ जाए और ये हमें बताएं कि इनकी जो तकलीफ है वो पूरी तरह से दूर हो गई है। ऐसे में एक पॉजिटिव सोच जो है उसकी बेहद जरूरत होती है, तो जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए। अलका जी से बात करते हैं। जी अलका जी बताएं। हेलो जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरे हस्बैंड को क्या था पसीना बहुत ज्यादा होता है। पसीना बहुत ज्यादा आता है? जी जी। और उनका चेहरा डार्क जैसा बहुत हो जाता है, इतना क्रीम वगैरह से भी वो चाहते हैं फेयर हो जाए उसके लिए। फेयरनेस के लिए नुस्खा जानना चाहते हैं और साथ ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है। देखिए हमजा जी, पसीना बहुत ज़्यादा आना या बहुत ज़्यादा कम आना या बीच का होना ये सारी चीज़ नेचुरल है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है जो हमारे शरीर की ताप नियंत्रक प्रणाली है, उसको किसी भी तरह से हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर इनके पसीने से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है तब मैं इसको कॉम्प्लिकेशन मानूंगा। अगर ऐसा है तो ये शीशम जो होता है, शीशम के पत्तों का कल्क बना के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर इनके पसीने से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है तो सारीवाद्यारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम ज़रूर इस्तेमाल करें। और इन्होंने क्या प्रॉब्लम बताई है? कॉम्प्लेक्शन डार्क है। कॉम्प्लेक्शन डार्क है। मैं इनको एक बात क्लियर कर दूं, इस दुनिया में कोई भी ऐसी क्रीम नहीं है जो आपको गोरा बना दे। यानी जेनेटिकली जो भी आप कैरी कर रहे हैं वो जो पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू आपको वर्ण मिला है वही वर्ण रहेगा। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर झाइयाँ हैं या पैचेज हैं या किसी तरह की चीज़ है तो लाल चंदन, लोद्र और मंजीष्ट इन तीनों को बराबर ले लें, हर्ब्स को, इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद दूध में मिक्स करके चेहरे पे लगाएं, 10-15 मिनट छोड़ दें। जब वो सूख जाए
तब उसको ताजे पानी से धो लें। उससे क्या होगा, जो डेड टिश्यूज हैं स्किन के वो निकलना शुरू हो जाएंगे और नए टिश्यूज रिजुविनेट होकर आगे आएंगे, तो नेचुरली ये अच्छा दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अच्छा और खूबसूरत दिखना अंदर से होता है, बाहर से कभी नहीं होता। किसी भी पुरानी दीवार पे आप कितना महंगा पेंट लगा दें, दीवार खूबसूरत नहीं रहेगी। इसलिए आप अंदर की दीवार को मजबूत बनाने की कोशिश करें जो आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इसके लिए आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लेप मैंने बताया वो लगा सकते हैं, काफ़ी बेहतर फील करेंगे। और इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपको अपने थॉट्स को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आप भले ही कितना अच्छा दिख लें, कितना ही सुंदर दिख लें, लेकिन अगर आपका नेचर सही नहीं है, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, तो लोग आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सबसे हंसकर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, तो लोग आपको पसंद ज़रूर करेंगे। कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इसी के साथ रुकेंगे, लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। डॉक्टर साहब ब्रेक से लौटे हैं, गीतिका जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गीतिका जी कहें। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। मेरी एज ना 22 है और मेरे को पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है, पूछ सकती हूँ उसके बारे में? क्या प्रॉब्लम क्या रहती है आपको? मेरे को ना इरेगुलर है, जैसे कि 2 मंथ्स लेट होता है। ओके, देखिए पीरियड्स का जहाँ तक ताल्लुक है वो सीधा सीधा ताल्लुक करता है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग से, और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के साथ साथ हो सकता है ये एनीमिक भी हो। तो इनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अशोका रिस्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम लें, साथ में दशमूला रिस्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, और लोहा सवम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अशोका रिस्टम, दशमूला रिस्टम और लोहा सवम, तीनों में से 5-5 चम्मच सुबह शाम लें, 2.5 से 3 महीना लें। धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। और साथ में अपने खाने में पौष्टिक खाने को ज़रूर शामिल करें। आयरन के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स जिन फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जो बहुत फास्ट कलर वाले फ्रूट्स होते हैं, उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी इनको रिलीफ होगा। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं इनकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए। डॉक्टर साहब एक SMS आया है विनोद जी का, ये कहते हैं कि इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है 10 mm का, और 2 पॉलिप्स हैं, इनको एक 4 mm का, एक 8 mm का, और इनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की भी शिकायत है, और साथ ही इनका जो शुगर लेवल है वो बॉर्डर लाइन पर है। क्या कर सकते हैं इससे? हाँ देखिए, जहाँ तक गॉल ब्लैडर स्टोन का ताल्लुक है, साइज़ काफ़ी बड़ा है, कई बार सर्जिकल प्रोसीजर कराने की ज़रूरत वाकई में पड़ जाती है, उसके बगैर नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं इनको बताना चाहूँगा कि वृद्धिवादिका बट्टी आती है, वो 2 टैबलेट सुबह 2 शाम लगातार लें। साथ में पुनर्नवाद्या रिस्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम लें। चिकनाई का सेवन बिल्कुल ना करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, हल्का खाना खाएं, प्रोटीन का कम से कम सेवन करें। कैल्शियम जिन चीज़ों में है उनको जांच लें कि क्या वो कैल्शियम ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं। इन चीज़ों का ध्यान करें, इन मेडिसिन को अडॉप्ट करें, रिलीफ होगा। बिल्कुल। एक और SMS आया है, इनका कहना है कि इनकी एज 70 ईयर्स है और जब ये मोशन के लिए जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि ये IBS की शिकायत हो सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत हो सकती है। क्या कर सकते हैं ऐसे में? सिर्फ 2 चीज़ करें। अभयारिष्टम आता है, अभयारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम लें। साथ में कल्याण गुल्म एक मेडिसिन आती है चटनी जैसी, 2 चम्मच रात को गर्म दूध के साथ लें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभयारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, साथ में कल्याण गुल्म 2 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म दूध के साथ लें। साथ में त्रिफला टैबलेट्स या चूर्ण 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, सुबह गुनगुने पानी के साथ और रात को गर्म दूध के साथ। चाहें तो त्रिफला को ये कल्याण गुल्म के साथ भी रात को दूध के साथ ले सकते हैं। लगातार इसका इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, छना हुआ आटा यूज़ ना करें, बिना छने आटे का इस्तेमाल करें, रफेज को अपने खाने में शामिल करें, रिलीफ होगा। बिल्कुल। AK सिन्हा जी का हमारे पास SMS आया है, इनका कहना है कि इनको लिवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जब ये मोशन के लिए जाते हैं तो आँव आती है। क्या कर सकते हैं? हाँ देखिए, काल मेघासवम एक मेडिसिन आती है, काल मेघासवम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम लें। साथ में कुटजारिष्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम, और उसके साथ बिलवादी लेहम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। इन तीनों मेडिसिन को लगातार लें, दोनों तरह की बीमारियां इनकी खत्म हो जाएंगी। एक और SMS आया है, इनका कहना है कि इनको फैटी लिवर की शिकायत है और ऐसे में प्रिकॉशंस जानना चाहते हैं कि क्या प्रिकॉशंस? देखिए, फैटी लिवर में सबसे पहले तो ये देख लें कि जब भी ये पानी पीते हैं तब ये जांच लें कि वो पानी कंटेमिनेटेड तो नहीं है। सबसे पहले तो पानी से अपने आप को परहेज करें। दूसरी बात, दूध जो ये पीते हैं दूध ना पिएं, या फिर मलाई उतरे हुए दूध का इस्तेमाल करें। चिकनाई किसी भी तरह से इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फैटी इन्फिल्ट्रेशन में लिवर को, क्योंकि लिवर फैट को पचाने का काम करता है, और जब वो नहीं कर पाता है तो अगर आप चिकनाई का सेवन करते हैं, चाहे उसमें तेल है, चाहे उसमें घी है, चाहे उसमें मलाई है या क्रीम है, कोई भी ऐसी चीज़ है, इसका ज़रूर इस्तेमाल ये बंद कर दें। तो ऐसे में एक बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट जो है वो
बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिना चिकनाई वाला खाना इनको खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।